गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन द लास्ट लेक्चर ऑफ टुडे। आज के लास्ट लेक्चर में गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए, गुड इवनिंग अगेन वंस अगेन। तो बेटा ये जो लेक्चर है ये मल्टी एक्सियल लोडिंग के ऊपर है। मल्टी एक्सियल लोडिंग का मतलब क्या है? अभी तक हम लोग है ना यूनी एक्सियल लोड्स देख रहे थे। मतलब अभी तक हम लोग देख रहे थे कि एक एक्सिस में अगर डिफॉर्मेशन हो रहा, सॉरी स्ट्रेस आ रहा हो तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ना। लेकिन अब हम लोग देखेंगे मल्टी एक्सियल लोडिंग, यानी कि मल्टीपल एक्सिस के अलोंग अगर बॉडी के ऊपर लोड आ रहा है तो उस केस में प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, इसमें एग्जैक्टली क्या क्या पूछा जाता है। तो मान लीजिए एक अपने पास क्यूब या क्यूबॉइड टाइप की बॉडी है, इसमें एक्स डायरेक्शन में भी नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है, इसमें वाई डायरेक्शन में भी नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है और इसमें जेड डायरेक्शन में भी नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है। अभी के लिए मान के चल रहे हैं कि तीनों स्ट्रेसेस जो हैं वो टेंसाइल है, बट जरूरी नहीं हो सकता है कोई एक स्ट्रेस जो है वो कंप्रेसिव भी हो। ठीक है, तो अभी मान के चल लेते हैं कि तीनों स्ट्रेसेस जो हैं वो टेंसाइल है। ओके, अब इसमें अगर आपको किसी भी डायरेक्शन का मान लीजिए डिफॉर्मेशन निकालना हो, जैसे अभी तक हम लोग एलोंगेशन कैलकुलेट कर रहे थे, तो जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा था उसी डायरेक्शन का अपन एलोंगेशन निकाल रहे थे। लेकिन यहां पे देखो एक्स में भी लोड लग रहा है, वाई में भी लोड लग रहा है और जेड में भी लोड लग रहा है। तो अगर आपको किसी भी डायरेक्शन का डिफॉर्मेशन निकालना है तो यहां अपने को जनरलाइज्ड हुक्स लॉ लगाना पड़ेगा क्या? जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्स डायरेक्शन का डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करो, तो एप्सिलॉन एक्स को यहां ऐसा लिखेंगे क्या? सिग्मा एक्स बाई ई माइनस न्यू सिग्मा वाई बाई ई माइनस न्यू सिग्मा जेड बाई ई। याद आ रहा है कुछ कुछ? हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था, है ना, जनरलाइज हुक्स लॉ। हो क्या रहा है, इससे पहले एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस आ रहा था और एक्स डायरेक्शन में ही डिफॉर्मेशन हम कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन अब स्ट्रेस जो है वो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में आ रहा है। तो हम जो भी एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन निकालेंगे वो सिग्मा एक्स की वजह से भी आएगा, सिग्मा वाई की वजह से भी आएगा और सिग्मा जेड की वजह से भी आएगा। इसका डेरिवेशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, राइट? दिस इज नोन एज जनरलाइज हुक्स लॉ। सिमिलरली एप्सिलॉन वाई को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? सिग्मा वाई बाई ई माइनस न्यू सिग्मा एक्स बाई ई माइनस न्यू सिग्मा जेड बाई ई। एंड सिमिलरली एप्सिलॉन जेड विल बी सिग्मा जेड बाई ई माइनस न्यू सिग्मा एक्स बाई ई माइनस न्यू सिग्मा वाई बाई ई। ठीक है, तो यहां से मैं एक्स वाई जेड किसी भी डायरेक्शन का डिफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, अब ये तो हो गया एप्सिलॉन एक्स वाई जेड। अगर मैं एप्सिलॉन वी का फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बनेगा दोस्त? व्हाट विल बी एप्सिलॉन वी? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला ऐसा बनेगा क्या? एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। याद आ रहा है, मैंने बताया था आपको एप्सिलॉन वी को हम ऐसे निकाल सकते हैं एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। तो अगर मैं यहां वैल्यूज पुट कर दूं एप्सिलॉन एक्स वाई जेड की, तो ये हो गया एप्सिलॉन एक्स ये हो गया एप्सिलॉन वाई और ये हो गया एप्सिलॉन जेड। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना तो ये ऐसा बन जाता है 1 माइनस 2 न्यू बाय ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। इज दिस क्लियर?
So this is the formula of volumetric strain. ओके, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का ये एक फॉर्मूला बन चुका है, 1 माइनस 2 न्यू बाई ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। ठीक है, अब आपको ना मल्टी एक्सियल लोडिंग से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं। ओके, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको मैं मल्टी एक्सियल लोडिंग से जुड़ा। इफ सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई, अगर मान लीजिए सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों बराबर हैं, देन एप्सिलॉन एक्स एंड एप्सिलॉन वाई भी बराबर होंगे एंड वाइसे वर्सा। वाइसे वर्सा का मतलब समझते हो ना, वाइसे वर्सा मतलब इसका उल्टा भी वैलिड होगा। तो अगर सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों बराबर हैं तो एप्सिलॉन एक्स और एप्सिलॉन वाई भी दोनों बराबर होंगे, और अगर एप्सिलॉन एक्स और एप्सिलॉन वाई बराबर है तो सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई भी दोनों बराबर होंगे। ठीक है, देखना है कैसे, चलिए देख लेते हैं। तो आपके पास एप्सिलॉन एक्स की इक्वेशन है ना, एप्सिलॉन एक्स कितना है, सिग्मा एक्स बाई ई माइनस न्यू सिग्मा वाई बाई ई माइनस न्यू सिग्मा जेड बाई ई। अब यहां मैं सिग्मा वाई को सिग्मा एक्स रख देता हूं, तो ये ऐसा हो जाएगा क्या, सिग्मा एक्स बाई ई माइनस न्यू सिग्मा एक्स बाई ई माइनस न्यू सिग्मा जेड बाई ई, है ना। तो ये ऐसा हो जाएगा क्या, सिग्मा एक्स बाई ई 1 माइनस न्यू सिग्मा जेड बाई ई, है ना। सिमिलरली एप्सिलॉन वाई क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन वाई विल बी इक्वल टू व्हाट, सिग्मा वाई बाई ई माइनस न्यू सिग्मा एक्स बाई ई माइनस न्यू सिग्मा जेड बाई ई। अब यहां मैं सिग्मा वाई को सिग्मा एक्स रख देता हूं वापस से, है ना। तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स बाई ई, अगर मैं कॉमन ले लूं 1 माइनस न्यू सिग्मा जेड बाई ई। तो आप देख सकते हो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 इसको बोल देता हूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मैं बोल सकता हूं दैट एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन वाई, है ना। तो भाई मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां सिग्मा वाई को सिग्मा एक्स पुट किया, मैंने यहां पे सिग्मा वाई को सिग्मा एक्स पुट किया, तो आप देख सकते हो एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन एक्स भी दोनों बराबर हो गए। तो भाई यहां अगर दो डायरेक्शन में स्ट्रेसेस बराबर आ रहे हैं तो दोनों डायरेक्शन में स्ट्रेन भी बराबर आएगा। सिमिलरली अगर तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेसेस बराबर हैं, इफ सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा जेड, देन तीनों डायरेक्शन के स्ट्रेन भी क्या होंगे, बराबर होंगे, एंड वाइसे वर्सा। ठीक है, तो क्लियर है क्या। तो अगर मल्टीपल डायरेक्शन के स्ट्रेसेस बराबर हैं, देन मल्टीपल डायरेक्शन के स्ट्रेन्स भी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ओके, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आगे सवाल बनाने में काम आता है, ठीक है ना। इनको याद रखिएगा कि अगर एक से ज्यादा डायरेक्शन में स्ट्रेसेस बराबर हैं तो एक से ज्यादा डायरेक्शन में स्ट्रेन्स भी बराबर होंगे, और अगर स्ट्रेन्स बराबर हैं तो स्ट्रेसेस भी बराबर होंगे। इन कॉन्सेप्ट्स को न्यूमेरिकल बनाने में हम लोग यूज करते हैं। ओके, चलो
तो सवाल सॉल्व करते हैं बेटा, एक क्वेश्चन लेते हैं। तो ये रहा आपका पहला सवाल आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे। A 400 mm long bar has rectangular cross section 10 mm by 30 mm. It is subjected to axial loading as shown in figure. Change in length and change in volume of the bar. अच्छा, चेंज इन लेंथ, तो इसको लेंथ बोल रहे हैं, ठीक है ना। मैं यहां पे दिखा भी देता हूं, इसको लेंथ बोल रहे हैं। अच्छा, यहां पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, सॉरी। चलो तो बेटा आपको है ना एक बार दिया हुआ है 400 mm लंबा, लेकिन ये मल्टीपल एक्सियल लोडिंग हो रही है, इसके मल्टी एक्सियल लोडिंग हो रही है इस पे। आपको चेंज इन लेंथ और चेंज इन वॉल्यूम दोनों कैलकुलेट करना है, ओके। अब देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो स्ट्रेसेस के टर्म्स में है। जैसे मुझे एप्सिलॉन एक्स निकालना है या एप्सिलॉन वी निकालना है, मेरे पास स्ट्रेसेस के टर्म्स में फॉर्मूला है, और यहां आपको लोड दिया हुआ है। तो पहले हम स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर लेते हैं। जल्दी से पहले ये वाला डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद हम स्ट्रेसेस कैलकुलेट करते हैं। तो यहां हमारे पास 3 स्ट्रेसेस होंगे, नॉर्मल स्ट्रेसेस, है ना। आपको सिग्मा एक्स भी मिलेगा, सिग्मा वाई भी मिलेगा और सिग्मा जेड भी मिलेगा। तो सिग्मा एक्स कितना आएगा, हमारे पास एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना है 15 किलो न्यूटन, और एक्स डायरेक्शन का जो फोर्स है वो इस एरिया पे लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये जो एरिया है ये कितना होगा दोस्त, व्हाट विल बी दिस एरिया, दिस इज 30 mm and this is 10 mm. So sigma x will be equal to 15 into 10 to the power 3 divided by 30 into 10. तो कितना आ रहा है ये हो गया आपका 300 और ये हो गया आपका 15,000, है ना। तो ये 5 मेगा पास्कल आ रहा है क्या, 5 मेगा पास्कल आ रहा है, 50 मेगा पास्कल आ रहा है। एक तो मैं इसमें बड़ा कंफ्यूज रहता हूं। हाँ, 50 मेगा पास्कल आ रहा है। चलिए 50 मेगा पास्कल। अब सिग्मा वाई कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए इस डायग्राम के हिसाब से वाई डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन है ना। तो यहां वाई डायरेक्शन में देखिए लोड लग रहा है -80 किलो न्यूटन, और वाई डायरेक्शन का जो एरिया है वो ये वाला एरिया है क्या, ये वाला एरिया है क्या, ये कितना हो जाएगा 400 मल्टीप्लाइड बाई 10 हो जाएगा ना, 400 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो सिग्मा वाई कितना आ रहा है दोस्त, जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। सिग्मा वाई 200 मेगा पास्कल आ रहा है क्या, नहीं 20 मेगा पास्कल आ रहा है क्या, वेरी गुड यार, -20 हो जाएगा ये, क्योंकि ये कंप्रेसिव है ना। अब हम निकालेंगे सिग्मा जेड। तो जेड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो पॉजिटिव है, 180 किलो न्यूटन है, और जेड डायरेक्शन का जो एरिया है वो ये वाला एरिया है। कितना होगा ये 400 बाय 30 होगा ना, 400 बाय 30। तो यहां सिग्मा जेड कितना आ रहा है 15 मेगा पास्कल आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, और ये भी पॉजिटिव ही आएगा। तो आपके पास सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड तीनों की वैल्यू आ चुकी है, तीनों का डायरेक्शन भी हमें पता है, मतलब साइन भी हमें पता है। तो अब हम एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई, सॉरी एप्सिलॉन एक्स और एप्सिलॉन वी निकाल लेंगे। सबसे पहले निकालते हैं एप्सिलॉन एक्स। तो एप्सिलॉन एक्स
इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई ई माइनस न्यू सिग्मा वाई बाई ई माइनस न्यू सिग्मा जेड बाई ई. ओके, एंड दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल, है ना. दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल. यहां से ई कॉमन आ जाएगा तो ये बच जाएगा सिग्मा एक्स माइनस न्यू सिग्मा वाई माइनस न्यू सिग्मा जेड. अब हमें चेंज इन लेंथ निकालना है. ओरिजिनल लेंथ है 400 mm की. यंग्स मॉड्यूलस कितना है दोस्त? यंग्स मॉड्यूलस आपको नहीं दिया है क्या? अच्छा, यंग्स मॉड्यूलस नहीं दिया है, कोई बात नहीं, मैं दे देता हूं. ये लीजिए, न्यू 0.3 और ई 200 गीगा पास्कल. ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 0.3 इंटू 20 माइनस 0.3 इंटू 15. तो जल्दी से मुझे बता दीजिए डेल्टा एल आपको कितना मिल रहा है? फोर 400 बाय 200 इंटू 10 टू द पावर 3, 50 प्लस 0.3 इंटू 20 माइनस 0.3 इंटू 15. ये आ रहा है 0.103 mm. इतना आ रहा है ना? 0.103 mm आ रहा है. बहुत सही, बहुत सही. चलिए, तो ये तो हो गया आपका चेंज इन लेंथ. अब चेंज इन वॉल्यूम निकालने के लिए बोल रहा है. तो चेंज इन वॉल्यूम का आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है. एप्सिलॉन वी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? 1 माइनस 2 न्यू बाय ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड. ओके, तो ये हो जाएगा डेल्टा वी बाय वी इक्वल टू 1 माइनस 2 न्यू बाय ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड. अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा इनिशियल? तो आपको सारे डायमेंशंस मल्टीप्लाई कर देने. 400 बाई इंटू 10 इंटू 30. तो ये हो जाएगा 400 इंटू 10 इंटू 30 इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 10 टू द पावर 3, 50 माइनस 20 प्लस 15. तो यहां से आपको डेल्टा वी कितना मिल रहा है? 10.8 mm क्यूब मिल रहा है क्या? 10.8 mm क्यूब. mm क्यूब. अरे 10.8 mm क्यूब मिल रहा है क्या? जल्दी बता दीजिए. यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड. तो क्लियर है चेंज इन लेंथ एंड चेंज इन वॉल्यूम. चलिए, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन करें. यस, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. ओके, ध्यान से देखिएगा. अ फ्लैट प्लेट ऑफ लेंथ 400 mm and cross section 20 mm into 20 mm is subjected to axial tensile load of 120 kilonewton along the length.
Young's modulus is 200 gigapascal and Poisson's ratio is 0.25. Find the change in length and the change in volume of the plate if the normal strain in one of the lateral direction is completely constrained. ध्यान से पढ़िए पहला क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन है ध्यान से पढ़िए उसको क्या बोला जा रहा है। एक फ्लैट प्लेट है जिसका लेंथ 400 mm है और क्रॉस सेक्शन उसका 20 mm बाई 20 mm है और इसमें एक एक्सियल टेंसाइल लोड लग रहा है 120 किलो न्यूटन का अलोंग द लेंथ। ओके, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, फिर आपको बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए इसके एक लैटरल स्ट्रेन को मैं कंप्लीटली कंस्ट्रेन कर दूं। लैटरल स्ट्रेन का मतलब क्या होगा दोस्त, मुझे जरा कोई बताएगा क्या? यहां लैटरल स्ट्रेन का मतलब क्या होगा? मैं यहां एक्स डायरेक्शन में लोड लगा रहा हूं, है ना, ये लेंथ की डायरेक्शन में मैं लोड लगा रहा हूं, तो लैटरल स्ट्रेन मतलब वाई डायरेक्शन का और जेड डायरेक्शन का स्ट्रेन हुआ ना। लैटरल स्ट्रेन यानी वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन का स्ट्रेन हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको बोला जा रहा है कि उनमें से अगर एक को कंप्लीटली कंस्ट्रेन कर दिया जाए, मतलब कि इनमें से किसी एक डायरेक्शन में अगर मैं इसको फिक्स कर दूं, चलिए मैं वाई डायरेक्शन में इसको फिक्स कर देता हूं, तो उस केस में चेंज इन लेंथ और चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा? अब ध्यान से इस सवाल को समझिएगा, इस सवाल में हो क्या रहा है। ओके, अगर मान लीजिए मैं इस बार में एक्स डायरेक्शन में टेंसाइल फोर्स लगाऊंगा, तो एक्स डायरेक्शन में तो लेंथ इंक्रीज होगी, डायमेंशन इंक्रीज होगा, लेकिन वाई और जेड डायरेक्शन में डायमेंशन डिक्रीज होगा। एक्स डायरेक्शन में डायमेंशन इंक्रीज होगा, लेकिन वाई और जेड डायरेक्शन में डायमेंशन डिक्रीज होगा। जेड डायरेक्शन में ये फ्री है, लेकिन वाई डायरेक्शन में हमने इसको कंप्लीटली फिक्स कर दिया है। देखिए वाई डायरेक्शन में हमने इस बॉडी को कंप्लीटली फिक्स कर दिया है, तो अगर मैं वाई डायरेक्शन में बॉडी को फिक्स करूंगा तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, ये जो फेस है ये नीचे जाना चाहता है ना, ये कंप्रेस होना चाहता है, तो ये जो ऊपर वाला फेस है ये नीचे जाना चाहता है, तो ये सपोर्ट को पकड़ के नीचे खींचेगा, बदले में सपोर्ट इसको पकड़ के ऊपर खींचेगा। ध्यान से समझिए, ये जो फेस है ये नीचे जाना चाहता है, तो ये वाई डायरेक्शन में बॉडी को पकड़ के खींचेगा, तो बदले में जो सपोर्ट है वो इसको पकड़ के खींचेगा। वैसे ही ये ऊपर जाना चाहता है, ये कंप्रेस होना चाहता है ना, तो ये ऊपर जाना चाहता है, तो बदले में सपोर्ट इसको पकड़ के नीचे खींचेगा। तो इसका मतलब यह है कि इस सपोर्ट की वजह से इसमें एक रिएक्शन फोर्स डेवलप होगा। ऐसा वाई डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना भाई। है ना? तो अब इसमें एक तो सिग्मा एक्स भी आ रहा है और सिग्मा वाई भी आ रहा है, राइट? अब सिग्मा एक्स तो मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूं। इसमें एक्स डायरेक्शन में लोड कितना लग रहा है? 120 किलो न्यूटन लोड लग रहा है। एक्स डायरेक्शन में लोड लग रहा है 120 किलो न्यूटन,
और आपको यहां डायमेंशंस कितने दिए हुए हैं? दिस इज 20 एंड दिस इज ऑल्सो 20। तो भैया सिग्मा एक्स कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी सिग्मा एक्स? लोड डिवाइडेड बाय एरिया। तो यहां से सिग्मा एक्स कितना आ जाएगा? 300 मेगा पास्कल आ जाएगा क्या? वेरी गुड। तो हमारे पास एक्स डायरेक्शन का स्ट्रेस तो आ चुका है 300 मेगा पास्कल, लेकिन हमारे पास वाई डायरेक्शन का स्ट्रेस नहीं है। और जब तक हमारे पास वाई डायरेक्शन का स्ट्रेस नहीं होगा तब तक हम डिफॉर्मेशन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अब वाई डायरेक्शन का स्ट्रेस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बेटा यहां वाई डायरेक्शन का स्ट्रेस निकालने के लिए अगेन हमारे पास कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या है? कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या है? वाई डायरेक्शन में हमने इसको फिक्स कर दिया है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वाई डायरेक्शन का जो स्ट्रेन है वो क्या हो गया है? 0 हो चुका है। वाई डायरेक्शन का जो स्ट्रेन है वो 0 हो चुका है। वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड। अब वाई डायरेक्शन का स्ट्रेन मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? सिग्मा वाई बाई ई माइनस न्यू सिग्मा एक्स बाई ई। अब देखो सिग्मा जेड ऑलरेडी 0 है, सिग्मा जेड ऑलरेडी 0 है, सिग्मा जेड नहीं है यहां पे। यहां जेड डायरेक्शन में बॉडी फ्री है, तो जेड डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया सिग्मा वाई बाई ई माइनस न्यू सिग्मा एक्स बाई ई। तो यहां से सिग्मा वाई हो जाएगा न्यू इंटू सिग्मा एक्स। अब यहां आपको न्यू कितना दिया हुआ है दोस्त? न्यू कितना दिया हुआ है? न्यू 0.25 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 300। तो सिग्मा वाई आपको 75 मेगा पास्कल मिल रहा है क्या? तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हो व्हाट विल बी द चेंज इन लेंथ एंड चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, बता दो यार, चेंज इन लेंथ और चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी द चेंज इन लेंथ? तो चेंज इन लेंथ निकालने के लिए वी विल कैलकुलेट एप्सिलॉन एक्स। तो ये हो जाएगा डेल्टा एल बाय एल इक्वल टू 1 बाई ई सिग्मा एक्स माइनस न्यू सिग्मा वाई। So this will become delta L by 100 equal to 1 by 200 into 10 to the power 3. 300 minus 0.25 into 75. तो डेल्टा L कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? .5625 mm आ रहा है क्या? वेरी गुड, 5.5625 mm। वेरी गुड। अब ये तो हो गया चेंज इन लेंथ, साथ में चेंज इन वॉल्यूम भी निकाल लो भाई। एप्सिलॉन वी, एप्सिलॉन वी विल बी इक्वल टू व्हाट? 1 माइनस 2 न्यू बाय ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। ठीक है, अब यहां आपको ये एप्सिलॉन वी कितना मिलेगा? डेल्टा वी बाय वी इक्वल टू 1 माइनस 2 न्यू बाय ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। सिग्मा जेड तो अपना 0 है पहले से ना, सिग्मा जेड तो है ही नहीं। तो ये हो जाएगा 400 इंटू 20 इंटू 20 इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 0.25।
बाय 200 इंटू 10⁻³ 300 प्लस 75। तो बता दीजिए चेंज इन वॉल्यूम कितना आ रहा है। वन 150 mm³ आ रहा है क्या? वन 150 mm³ आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, अब ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, एक और केस भी दिया हुआ है, एक और केस भी दिया हुआ है, सेकंड केस भी दिया हुआ है आपको। अभी तो आपने सिर्फ केस 1 सॉल्व किया है। ओके, दिस वाज द केस 1। अभी केस 2 भी है। केस 2 क्या बोल रहा है? इफ नॉर्मल स्ट्रेन इन बोथ डायरेक्शन इज कंप्लीटली कंस्ट्रेन। तो अभी हम लोगों ने इसको एक डायरेक्शन में कंस्ट्रेन किया ना। अगर मान लीजिए ये दोनों डायरेक्शन में फिक्स हो तो फिर क्या होगा? मान लीजिए वाई डायरेक्शन में भी फिक्स है और जेड डायरेक्शन में भी फिक्स है, तो क्या होगा? जल्दी बताओ क्या आएगा? अगर ये y और z डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में फिक्स होगा तो क्या होगा? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसमें y और z दोनों डायरेक्शन में स्ट्रेसेस डेवलप होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? आपने इसके स्ट्रेन को दोनों डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर दिया है ना, तो ये y और z दोनों डायरेक्शन में इसमें स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। यस, z में भी स्ट्रेस आएगा। इस बार हमने इसको y में भी फिक्स किया है और z में भी फिक्स किया है। अब देखो सिग्मा x तो उतना ही रहेगा 300 मेगा पास्कल, लेकिन सिग्मा y चेंज हो जाएगा। सिग्मा y और सिग्मा z इस बार दोनों आ रहे हैं। अब मुझे यहां एक बात बताना, आपको सिग्मा y और सिग्मा z निकालना है तो आपको कितने कंपैटिबिलिटी इक्वेशन चाहिए रहेंगे? पिछली बार सिर्फ सिग्मा y निकालना था तो कितनी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन चाहिए थी? एक। इस बार सिग्मा y भी चाहिए और सिग्मा z भी चाहिए, तो कितनी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन चलेगी? दो। लेकिन आपको वो दोनों सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्यों नहीं पड़ेगी, कोई बता सकता है? आपको यहां दोनों कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखिएगा, एप्सिलॉन y और एप्सिलॉन z दोनों बराबर है ना, दे बोथ आर इक्वल टू 0। तो अगर एप्सिलॉन y और एप्सिलॉन z दोनों बराबर हैं तो सिग्मा y और सिग्मा z भी दोनों बराबर होंगे ना। अगर एप्सिलॉन y और एप्सिलॉन z दोनों बराबर हैं तो सिग्मा y और सिग्मा z भी दोनों बराबर ही होंगे। यस, तो मैंने आपको बोला था ना आपको ये कॉन्सेप्ट काम आएगा सवाल बनाने में। तो हमें यहां सिग्मा y और z दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक निकाल दो, दूसरा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो या तो आप एप्सिलॉन y को 0 रख दो या तो एप्सिलॉन z को 0 रख दो, किसी भी एक को 0 रख दो एंड यू विल गेट सिग्मा y एज वेल एज सिग्मा z। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन सिग्मा y बाई ई माइनस न्यू सिग्मा x बाई ई माइनस न्यू सिग्मा z बाई ई इक्वल टू 0। तो ऐसा बन जाएगा ये सिग्मा y माइनस न्यू सिग्मा x माइनस न्यू सिग्मा y। सिग्मा z को मैंने सिग्मा y कर दिया, तो यहां से सिग्मा y विल बी इक्वल टू न्यू इंटू सिग्मा x अपॉन 1 माइनस न्यू। ठीक है, अब न्यू की वैल्यू कितनी है? 0.25 है। ओके,
तो ये हो जाएगा 0.25 बाय 0.75 यानी कि 1/3। तो सिग्मा वाई विल बी इक्वल टू 100 मेगा पास्कल विच विल ऑल्सो बी इक्वल टू सिग्मा जेड, है ना। यस, इस बार आपको सिग्मा वाई और सिग्मा जेड दोनों मिलेंगे और कितने मिलेंगे 100 मेगा पास्कल। तो अब आप चेंज इन लेंथ और चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ यू कैन फाइंड चेंज इन लेंथ एंड चेंज इन वॉल्यूम, जल्दी से निकाल के बता दो मुझे। तो ये हो जाएगा डेल्टा एल डिवाइडेड बाय 400 इक्वल टू 1/e यानी कि 200 इंटू 10⁻³ सिग्मा एक्स माइनस 0.25 इंटू 100 माइनस 0.25 इंटू 100। तो यहां से यू विल गेट डेल्टा एल। तो 0.5 mm आ रहा है क्या? चेंज इन लेंथ 0.5 mm, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। एंड एप्सिलॉन वी भी निकाल लेते हैं। तो एप्सिलॉन वी विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2 न्यू बाय ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। तो ये हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम 400/20/20 इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय ई यानी 200 इंटू 10⁻³ सिग्मा एक्स हो गया आपका 300, सिग्मा वाई हो गया आपका 100, सिग्मा जेड हो गया आपका 100। तो यहां से आपको चेंज इन वॉल्यूम मिल जाएगा। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आ जाएगा 400 इंटू 20² इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 200 इन 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 500। तो ये आ रहा है 200 mm³। बहुत बढ़िया, 200 mm³। चलो, तो मल्टी एक्सियल लोडिंग के ऊपर क्वेश्चन बन जाएंगे क्या? मल्टी एक्सियल लोडिंग के ऊपर क्वेश्चन बन जाएंगे ना दोस्त। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। अभी कहां से थैंक यू भाई। और ये जो नया टॉपिक है इसका नाम है थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, थर्मल स्ट्रेस, वैसे ये वर्ड जो है ना ये मुझे मतलब बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में स्ट्रेस जो होता है वो टेम्परेचर की वजह से डेवलप नहीं होता। अगर स्ट्रेस आएगा तो फोर्स की वजह से ही आता है। तो स्ट्रेस इज एक्चुअली अ मैकेनिकल फिनोमिना, इट इज नॉट अ थर्मल फिनोमिना। ओके, पर ठीक है, मतलब इसका हर जगह नाम थर्मल स्ट्रेस है तो मैं भी थर्मल स्ट्रेस बोल दे रहा हूं। ओके, अब थर्मल स्ट्रेस की सबसे पहले तो हम कंडीशन समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि किस कंडीशन में टेम्परेचर की वजह से स्ट्रेस डेवलप हो सकता है। ओके, मान लीजिए एक क्यूब है, क्यूब या क्यूबॉइड जो भी आप बोलना चाहें। Let's say this is the length of this, let's say this is the width
and this is the height. Okay, now this bar is free in all directions. ये बार जो है ना, ये सारी डायरेक्शन में फ्री है, एक्सपांड होने के लिए या कंप्रेस होने के लिए सारी डायरेक्शन में ये फ्री है. ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड से. तो क्या होगा दोस्त, अगर मैं इसका टेम्परेचर डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, क्योंकि ये सॉलिड बॉडी है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसका मटेरियल एक्सपांड करेगा, और अगर इसका मटेरियल एक्सपांड करेगा तो तीनों डायरेक्शन में एक्सपांड करेगा. इसका मटेरियल एक्स में भी एक्सपांड करेगा, वाई में भी एक्सपांड करेगा और जेड में भी एक्सपांड करेगा. तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसका चेंज इन लेंथ जो होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, एल अल्फा डेल्टा टी, चेंज इन विड्थ डब्ल्यू अल्फा डेल्टा टी, चेंज इन हाइट एच अल्फा डेल्टा टी. अब इस इक्वेशन में ये अल्फा जो है ये क्या है, व्हाट इज दिस अल्फा? तो दिस अल्फा इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन. इसको कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन भी बोलते हैं या थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन भी बोलते हैं. ओके, दिस इज एक्चुअली प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. अलग अलग मटेरियल के लिए इसकी अलग अलग वैल्यू होती है. जैसे अगर मैं स्टील की बात करूंगा तो स्टील के लिए इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है. अगर मैं कॉपर की बात करूंगा तो कॉपर के लिए इसकी वैल्यू 18 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होती है. और अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूंगा तो 24 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होती है. हालांकि याद नहीं करना है, ये मैं आपको सिर्फ एक नॉलेज के लिए बता रहा हूं, एक कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए बता रहा हूं, एक जजमेंट के लिए बता रहा हूं कि लगभग इसकी वैल्यू जो है किस रेंज में होती है, लेकिन इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है. ओके, तो अल्फा एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों ही चेंज हो रहे हैं. जिस मटेरियल का अल्फा जितना ज्यादा होगा उस मटेरियल के लिए ये उतना ज्यादा चेंज होगा, लेकिन तीनों ही डायरेक्शन में आपको चेंज मिल रहा है ना. अब ध्यान देना, हम लोग अभी तक जो भी एक्सपांशन कैलकुलेट कर रहे थे, जो भी एलोंगेशन कैलकुलेट कर रहे थे, वो फोर्स की वजह से था, है ना. लेकिन अब आपको जो डिफॉर्मेशन मिल रहा है वो टेम्परेचर की वजह से भी मिल रहा है. तो आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए. कभी अगर मैं डेल्टा एल लिखूंगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये डेल्टा एल फोर्स की वजह से आ रहा है कि टेम्परेचर की वजह से. तो इसीलिए हम लोग है ना एक नोटेशन यूज करेंगे. जब भी हम टेम्परेचर की वजह से डेल्टा एल निकालेंगे तो उसको हम लोग लिख देंगे डेल्टा एल थर्मल, डेल्टा डब्ल्यू थर्मल, डेल्टा एच थर्मल. ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये डिफरेंशिएट हो जाएगा कि जो हमने डिफॉर्मेशन निकाला है वो टेम्परेचर की वजह से आ रहा है, फोर्स की वजह से नहीं आ रहा है. ओके, तो अगर मान लीजिए फोर्स की वजह से आ रहा है, अगर मान लीजिए डेल्टा एल जो है वो फोर्स की वजह से आ रहा है, तो उसको मैं क्या नाम दूंगा, उसको मैं बोलूंगा डेल्टा एल मैकेनिकल.
और अगर मान लीजिए टेम्परेचर की वजह से आ रहा है तो उसको मैं नाम दूंगा डेल्टा एल थर्मल। क्लियर है क्या नोटेशन? नोटेशंस क्लियर हैं क्या? ये नोटेशन हम यूज कर रहे हैं ताकि हमें ना कोई कंफ्यूजन ना हो। आगे जाके अगर अपने को फोर्स की वजह से भी डेल्टा एल मिल रहा है, टेम्परेचर की वजह से भी डेल्टा एल मिल रहा है, तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए ना। तो इसलिए हमने इसको नाम दे दिया डेल्टा एल मैकेनिकल, इसको हमने नाम दे दिया डेल्टा एल थर्मल। ओके, अब ध्यान देना, आपको यहां पे तीनों डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन मिल रहा है ना? तो आपको यहां स्ट्रेन की वैल्यू तीनों डायरेक्शन में मिलेगी। एप्सिलॉन एक्स विल बी इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल, तो ये हो जाएगा एल अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल, तो दिस विल बिकम अल्फा डेल्टा टी, है ना? एप्सिलॉन एक्स विल बी इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। सिमिलरली एप्सिलॉन वाई विल बी इक्वल टू, अगर मैं इसको वाई डायरेक्शन बोलूं, यहां पहले ही नोटेशन फिक्स कर लेते हैं, इसको मैं x बोल रहा हूं, इसको मैं y बोल रहा हूं और इसको मैं z बोल रहा हूं। तो एप्सिलॉन y जो है वो हो जाएगा डेल्टा h बाई एच, तो ये हो जाएगा h अल्फा डेल्टा t डिवाइडेड बाय h, तो ये हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी। एंड एप्सिलॉन z विल बी इक्वल टू डेल्टा w बाय w, तो ये हो जाएगा w अल्फा डेल्टा t डिवाइडेड बाय w, यानी कि अल्फा डेल्टा t। तो यहां आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है कि आपको तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन मिल रहा है, लेकिन अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं तो क्या आपको यहां स्ट्रेस मिलेगा किसी भी डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड तीनों में से किसी भी डायरेक्शन में क्या आपको स्ट्रेस मिलेगा? स्ट्रेस नहीं मिलेगा। मैंने आपको क्या बोला था, स्ट्रेस जो है वो सिर्फ तभी डेवलप होगा जब फोर्स आएगा, और यहां किसी भी डायरेक्शन में फोर्स नहीं आ रहा है, तो आपको यहां तीनों डायरेक्शन में जीरो स्ट्रेस मिलेगा। तो सिग्मा एक्स विल बी जीरो, सिग्मा वाई विल बी जीरो एंड सिग्मा जेड विल बी जीरो। अब मैं एक ना बहुत बढ़िया सवाल पूछूंगा, उसका मेरे को आंसर चाहिए रहेगा आप लोगों से। मुझे ये बताइए कि यहां तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन आ रहा है लेकिन तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस जीरो है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? हुक्स लॉ तो ये बोलता है ना कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन मिल रहा है लेकिन तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस जीरो है, तो ये चीज कैसे पॉसिबल है? अगर तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन मिल रहा है तो तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस जीरो कैसे है? हाउ इज दिस थिंग पॉसिबल? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पृथ्वीराज इज वेरी करेक्ट। देखिए, आपको यहां तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस जीरो मिल रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं है। सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, लेकिन ये वाला एप्सिलॉन कौन सा एप्सिलॉन होगा? मैकेनिकल एप्सिलॉन होगा। ओके, सिग्मा इज नॉट प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्ट्रेन, इट इज प्रोपोर्शनल टू मैकेनिकल स्ट्रेन। तो यहां आपका मैकेनिकल स्ट्रेन कितना है? ये जो भी स्ट्रेन आ रहा है ये थर्मल स्ट्रेन आ रहा है ना, मैकेनिकल स्ट्रेन जो है वो जीरो है। तो सिग्मा अभी भी प्रोपोर्शनल ही है एप्सिलॉन के, लेकिन वो कौन सा वाला एप्सिलॉन है? वो मैकेनिकल एप्सिलॉन है, और मैकेनिकल एप्सिलॉन जीरो है, सिग्मा भी जीरो है और मैकेनिकल एप्सिलॉन भी जीरो है। तो इसीलिए हुक्स लॉ अभी भी वैलिड है,
लेकिन हुक्स लॉ जो है वो थर्मल स्ट्रेन के ऊपर नहीं लगेगा, हुक्स लॉ जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेन के ऊपर लगेगा। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ऐसा कुछ नहीं है भाई कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे वैलिड है या ये वो। हुक्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द मैकेनिकल पार्ट ऑफ स्ट्रेन, नॉट द थर्मल पार्ट ऑफ स्ट्रेन। मैकेनिकल स्ट्रेन जो है वो जीरो है, तो यहां सिग्मा भी जीरो है। ओके, चलिए, तो अब मेरे भाई मुझे ये बताओ कि इस केस में तो स्ट्रेस जीरो है, तो स्ट्रेस आएगा कब? When the stresses will be developed, स्ट्रेसेस कब डेवलप होंगे? स्ट्रेस डेवलप होने के लिए फोर्स का आना जरूरी है, और फोर्स कब आएगा? अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूं लेकिन इस बार को मैं किसी डायरेक्शन में फिक्स कर दूं, तो उस डायरेक्शन में फोर्स डेवलप होगा, राइट? जैसे इससे पहले वाले सवाल में भी हम लोगों ने बॉडी को एक डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया और दूसरी डायरेक्शन में फिक्स कर दिया, तो अपने आप उस डायरेक्शन में स्ट्रेस डेवलप हो गया ना। तो आप किसी भी डायरेक्शन में बॉडी को डिफॉर्म होने से रोकोगे तो उस डायरेक्शन में स्ट्रेस आएगा। तो यहां बॉडी जो है वो किसी भी डायरेक्शन में डिफॉर्म होने के लिए कंस्ट्रेन है ही नहीं, फ्री है। तो यहां किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रेस नहीं आ रहा। स्ट्रेस तब आएगा जब आप डिफॉर्मेशन को कंस्ट्रेन करोगे, जब आप इसको बढ़ने से रोक दोगे, तब फोर्स डेवलप होगा और फोर्स की वजह से स्ट्रेस डेवलप होगा। अब यहां तीन केसेस बन सकते हैं। आप इसको एक्स में फिक्स कर सकते हो, मतलब आप इसको एक डायरेक्शन में फिक्स कर सकते हो, आप इसको दो डायरेक्शंस में फिक्स कर सकते हो, आप इसको तीनों डायरेक्शन में फिक्स कर सकते हो। तो एक एक करके तीनों केसेस देखें क्या? एक एक करके तीनों केसेस देखें, एक एक करके तीनों केसेस देखें। चलिए, तो हम तीनों केसेस में देखेंगे व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस। तो सबसे पहला केस वन। केस वन क्या बोलता है? बार इज फिक्स्ड इन एक्स डायरेक्शन। हमने एक्स डायरेक्शन में बार को फिक्स कर दिया, ठीक है। सो लेट्स से ये आपका बार है, इसको मैंने एक्स डायरेक्शन में फिक्स कर दिया। और अब मैं इसका टेम्परेचर जो है वो चेंज कर रहा हूं, टेम्परेचर जो है मैं इंक्रीज कर रहा हूं। तो अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा? ये एक्सपांड होने की कोशिश करेगा, है ना, एक्स में, वाई में और जेड में। अब वाई और जेड में तो इट इज फ्री टू एक्सपांड, लेकिन एक्स डायरेक्शन में आपने इसको फिक्स कर दिया है। तो एक्स डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्सेस डेवलप होंगे। कैसे फोर्सेस डेवलप होंगे, ध्यान दीजिएगा। ये जो फेस है ये राइट साइड धक्का लगाएगा दीवार को, ये जो फेस है ये सपोर्ट पे राइट साइड धक्का लगाएगा, बदले में सपोर्ट इसके ऊपर लेफ्ट साइड धक्का लगाएगा, ऐसा, राइट। वैसे ही ये जो फेस है ये लेफ्ट साइड धक्का मारेगा सपोर्ट को, तो बदले में सपोर्ट इसके ऊपर राइट साइड धक्का मारेगा, ऐसा, है ना। वेरी गुड। तो ये बन गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम, है ना। अब मुझे एक बात बताना, यहां कितने अननोन फोर्सेस दिख रहे हैं आपको? यहां कितने अननोन फोर्सेस दिख रहे हैं आपको? यहां कितने अननोन फोर्सेस दिख रहे हैं? दो अननोन फोर्सेस दिख रहे हैं।
तो आपको यहां कितने इक्वेशंस चाहिए होंगे इनको सॉल्व करने के लिए? 2 इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन तो आपके पास ऑलरेडी है, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो अगर नेट फोर्स एक्स में 0 होना चाहिए, सो इफ दिस इज पी, दिस शुड ऑल्सो बी पी, है ना? नेट फोर्स एक्स में 0 होना चाहिए, तो अगर ये पी है तो ये भी पी होना चाहिए। तो हमने एक इक्वेशन यूज कर ली। अब हमारे पास अननोन कितने बचे? एक अननोन बचा। पहले 2 थे, फिर ये इक्वेशन लगा दिया तो ये दोनों बराबर हो गए। अब एक अननोन बचा। उस एक अननोन को निकालने के लिए मेरे पास एक और इक्वेशन होनी चाहिए। वो दूसरी इक्वेशन कौन सी होगी? कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। मेरे भाई, दिस इज ऑल्सो अ स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम, है ना? थर्मल स्ट्रेस का हर प्रॉब्लम स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम होता है। क्यों भाई? थर्मल स्ट्रेस आएगा कैसे? जब आप बॉडी के डिफॉर्मेशन को रोकोगे तभी थर्मल स्ट्रेस आएगा। और अगर आप बॉडी के डिफॉर्मेशन को रोक रहे हो, मतलब वो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम है। तो यहां हमने बॉडी को दोनों एंड पे फिक्स किया हुआ है ना, तो ये स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम है। तो मेरे भाई, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए थे। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, अप्लाई इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, अप्लाई कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। वही चीज यहां पे भी कर रहे हैं। मैंने आपको बोला था ना, जितने भी स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम है सबको एक ही तरीके से सॉल्व करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा दिया, अब कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगा देते हैं। तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या हो जाएगी दोस्त? कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या हो जाएगी? व्हाट विल बी द कंपैटिबिलिटी इक्वेशन? क्या मैं बोल सकता हूं कि चेंज इन लेंथ टोटल 0 होना चाहिए? अब यहां जो टोटल चेंज इन लेंथ होगा ना, उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, है ना? क्योंकि यहां फोर्स की वजह से भी आ रहा है चेंज इन लेंथ, और टेम्परेचर की वजह से भी आ रहा है। ठीक है? अब यहां फोर्स की वजह से जो चेंज इन लेंथ आ रहा है, ये कंप्रेसिव होगा क्या? क्योंकि फोर्स कंप्रेसिव लग रहा है। फोर्स कंप्रेसिव लग रहा है, तो फोर्स की वजह से जो चेंज इन लेंथ आएगा वो नेगेटिव होगा। इसको मैं लिख दूंगा -PL/A। और टेम्परेचर की वजह से जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये हो जाएगा L अल्फा डेल्टा टी। ओके, अब इसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं, PL/A इज इक्वल टू L अल्फा डेल्टा टी। L L कैंसल, तो मैं इसको लिख सकता हूं P/A इक्वल्स टू E अल्फा डेल्टा टी। एंड P/A क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स हो जाएगा क्या? तो ये आ गया आपका फॉर्मूला, सिग्मा एक्स इक्वल्स टू E अल्फा डेल्टा टी। तो अगर एक बार एक्स डायरेक्शन में फिक्स है, तो उस डायरेक्शन में आपको थर्मल स्ट्रेस कितना मिल जाएगा? E अल्फा डेल्टा टी। ठीक है? कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, क्योंकि थर्मल स्ट्रेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स बिना फॉर्मूले के बनेंगे। तो आपको वहां प्रोसीजर क्या यूज करना है? फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाया, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगाया। ठीक है? फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाया, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगाया। ठीक है? चलिए, अब ये तो केस 1 था, जब ये बार जो है एक डायरेक्शन में फिक्स था। अब इसको हम अगर 2 डायरेक्शन में फिक्स करें तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ इट इज फिक्स्ड इन 2 डायरेक्शन?
अगर ये दोनों डायरेक्शन में फिक्स है, एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में फिक्स है, तो क्या होगा मेरे भाई? उस केस में आपको एक्स डायरेक्शन में भी स्ट्रेस मिलेगा और वाई डायरेक्शन में भी स्ट्रेस मिलेगा, है ना? अब देखिए, आपको यहां ना फोर्स कंसीडर करने की जरूरत नहीं, फोर्स निकालने की जरूरत नहीं, सीधे स्ट्रेस निकालते हैं, है ना? तो मैं इसको ना सिग्मा एक्स बोल देता हूं और मैं इसको सिग्मा वाई बोल देता हूं। ओके, अब यहां सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई निकालने के लिए मुझे कंपैटिबिलिटी इक्वेशन चाहिए दो, लेकिन आपको दोनों कंपैटिबिलिटी इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि भाई हमें पता है कि एप्सिलॉन एक्स और एप्सिलॉन वाई दोनों जीरो है, तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे ना? मैंने आपको बोला था ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा। आपको एप्सिलॉन एक्स और एप्सिलॉन वाई दोनों बराबर मिल रहे हैं ना, क्योंकि दोनों जीरो हैं, तो दोनों बराबर हैं। और अगर दोनों बराबर हैं, स्ट्रेन बराबर है, तो स्ट्रेस भी दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई बोथ मस्ट बी इक्वल, राइट? तो अब मेरे भाई सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों में से एक निकाल लिया तो दूसरा निकाल लिया। तो कैसे निकालेंगे? या तो आप एप्सिलॉन एक्स को जीरो कर दो, या तो एप्सिलॉन वाई को जीरो कर दो, है ना? किसी भी एक को जीरो कर दो, ठीक है? अगर आप ये कंफ्यूज हो रहे हो ना, सर पिछली बार तो डेल्टा एल को जीरो किया था, कोई बात नहीं, आप डेल्टा एल के टर्म्स में इक्वेशन बना लो या आप एप्सिलॉन एक्स के टर्म्स में इक्वेशन बना लो, बात एक ही है। आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो ना, या तो आप डेल्टा एल के टर्म्स में इक्वेशन बनाओ या तो एप्सिलॉन एक्स के टर्म्स में इक्वेशन बनाओ, बात एक ही है। क्लियर है ये चीज? तो इस बार मैं एप्सिलॉन एक्स के टर्म्स में इक्वेशन बना लेता हूं। तो एप्सिलॉन एक्स टोटल इक्वल्स टू जीरो, इसको मैं लिख सकता हूं एप्सिलॉन एक्स थर्मल प्लस एप्सिलॉन एक्स मैकेनिकल इक्वल टू जीरो। अब ध्यान देना, एप्सिलॉन एक्स थर्मल कितना होगा? एल अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल। अल्फा डेल्टा टी होगा क्या? डेल्टा एल थर्मल होता है एल अल्फा डेल्टा टी, तो एप्सिलॉन थर्मल कितना हो जाएगा? डेल अल्फा एल अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल, यानी अल्फा डेल्टा टी। अब एप्सिलॉन एक्स मैकेनिकल कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन एक्स मैकेनिकल कितना हो जाएगा? अब ध्यान दो भाई साहब, एप्सिलॉन एक्स मैकेनिकल हम लोगों को हुक्स लॉ लगा के निकालना पड़ेगा। अब यहां सिग्मा एक्स भी आ रहा है और सिग्मा वाई भी आ रहा है, तो हुक्स लॉ से एप्सिलॉन एक्स कितना हो जाएगा भाई? अच्छा, यहां मैंने उल्टा कर दिया, अरे भाई ये ऐसा होगा ना, तुम लोगों ने भी नहीं बोला यार, यहां टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। यहां हम मान के चल रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? चलो, तो भाई यहां सिग्मा एक्स भी आ रहा है और सिग्मा वाई भी आ रहा है, तो एप्सिलॉन एक्स कितना हो जाएगा? अरे भाई सिग्मा एक्स बाई ई माइनस न्यू सिग्मा वाई बाई ई होगा ना। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों अगर आ रहा है तो एप्सिलॉन एक्स कितना होगा? सिग्मा एक्स बाई ई माइनस न्यू सिग्मा वाई बाई ई होगा, हाँ कि ना? जनरलाइज हुक्स लॉ लगाएंगे ना, सिग्मा एक्स भी आ रहा है सिग्मा वाई भी आ रहा है, तो जनरलाइज हुक्स लॉ लगेगा। तो यहां एप्सिलॉन एक्स कितना हो जाएगा? सिग्मा एक्स बाई ई माइनस न्यू सिग्मा वाई बाई, और चूंकि सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों कंप्रेसिव है, तो मैं यहां पहले से ही माइनस को बाहर निकाल लेता हूं।
तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स बाई ई माइनस न्यू सिग्मा वाई बाई ई इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई ई माइनस न्यू सिग्मा वाई बाई ई। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं सिग्मा एक्स माइनस न्यू सिग्मा एक्स, क्योंकि दोनों सिग्मा एक्स ही होंगे ना, सिग्मा वाई भी सिग्मा एक्स ही है, इक्वल टू ई अल्फा डेल्टा टी। तो यहां से सिग्मा एक्स इज इक्वल टू ई अल्फा डेल्टा टी 1 माइनस न्यू। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? और यही सिग्मा वाई भी होएगा, क्योंकि सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों क्या है? बराबर है। तो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू सिग्मा वाई। यस, वेरी गुड। चलिए, तो अगर मान लीजिए बार जो है दोनों डायरेक्शन में फिक्स है, देन आपको दोनों डायरेक्शन का स्ट्रेस कितना मिल जाएगा? सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई बोथ विल बी ई अल्फा डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस न्यू। अब मैं चाहता हूं कि केस 3 आप लोग खुद से डिराइव करो। अब मैं चाहता हूं केस 3 आप खुद से डिराइव करो। बार इज फिक्स्ड इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, बार जो है वो तीनों डायरेक्शन में फिक्स है और टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया है। चलो फटाफट सॉल्व करके बताओ। तो बार अगर तीनों डायरेक्शन में फिक्स है तो आपको यहां तीनों डायरेक्शन का स्ट्रेस मिलेगा। सिग्मा एक्स भी मिलेगा, सिग्मा वाई भी मिलेगा और सिग्मा जेड भी मिलेगा। और तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस क्या होगा? बराबर होगा। तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस जो होगा वो बराबर होगा ना। तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन बराबर है, विच इज इक्वल टू 0। तो तीनों डायरेक्शन का स्ट्रेस भी क्या होगा? बराबर होएगा। सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड तीनों बराबर होएगा। अब इक्वेशन क्या बन जाएगी? फटाफट से निकालो, इक्वेशन क्या बनेगी? एप्सिलॉन एक्स को मैं 0 कर देता हूं, एप्सिलॉन एक्स टोटल को। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन एक्स थर्मल प्लस एप्सिलॉन एक्स मैकेनिकल इक्वल टू 0। अब एप्सिलॉन एक्स थर्मल विल बी अल्फा डेल्टा टी ओनली, लेकिन एप्सिलॉन एक्स मैकेनिकल में इस बार एक और टर्म आ जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, है ना। इस बार सिग्मा जेड भी आ रहा है। अब यहां आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा, ई अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस न्यू सिग्मा एक्स माइनस न्यू सिग्मा एक्स। सिग्मा वाई सिग्मा जेड सबको मैंने सिग्मा एक्स लिख दिया। तो ये हो जाएगा ई अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू सिग्मा एक्स 1 माइनस 2 न्यू। तो सिग्मा एक्स विल बी इक्वल टू ई अल्फा डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस 2 न्यू इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा जेड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहां आपको ना 3 अलग अलग फॉर्मूले याद करने हैं। अगर बॉडी एक डायरेक्शन में फिक्स है, then your sigma will be equal to E alpha delta T in that direction only. अगर दो डायरेक्शन में फिक्स है, then उन दोनों डायरेक्शन में सिग्मा will be equal to E alpha delta T 1 minus न्यू।
और अगर तीनों डायरेक्शन में फिक्स है, देन इन दैट केस तीनों डायरेक्शन में सिग्मा विल बी ई अल्फा डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस 2 न्यू। लेकिन ये सारे फॉर्मूले तभी वैलिड हैं जब आपका बार प्रिज्मेटिक हो, एक सिंगल मटेरियल का बना हो और किसी भी डायरेक्शन में वो कंप्लीटली फिक्स हो, पार्शियली फिक्स ना हो। लेकिन आपको अगर इनसे अलग कोई केस मिले, मतलब मान लीजिए बार जो है वो प्रिज्मेटिक नहीं है, मान लीजिए टेपर्ड बार है, तब क्या हम ये फॉर्मूले लगा पाएंगे? अगर टेपर्ड बार होगा तब क्या हम ये फॉर्मूले लगा पाएंगे? मान लीजिए मैंने यहां एक टेपर्ड बार को फिक्स कर दिया, तो फिर क्या ये फॉर्मूला लगेगा? नहीं लगेगा। मान लीजिए आधा बार स्टील का बना हुआ है और आधा एल्यूमिनियम का बना है, तब क्या ये फॉर्मूला लगेगा? नहीं लगेगा। मान लीजिए ये कंप्लीटली फिक्स नहीं है, पार्शियली फिक्स है, मतलब एक एंड को फिक्स कर दिया है और दूसरा एंड ना थोड़े से गैप में, गैप वाला सवाल बनाया था ना आज, वैसे ही थोड़े से गैप में, तो क्या ये फॉर्मूला लगेगा? नहीं लगेगा। तो आपको हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, तो अगर डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आया तब तो आप ये फॉर्मूले लगा के सीधे आंसर निकाल दोगे। कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो एकदम फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, लेकिन अगर इनसे हटके कोई क्वेश्चन आया तो उस सवाल को बनाने के 3 स्टेप्स हैं। क्या क्या स्टेप्स हैं? थर्मल स्ट्रेस का हर प्रॉब्लम स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम है, तो हर स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 3 ही स्टेप्स हैं। क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाओ, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगाओ। 3 स्टेप्स एंड कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लोगे आसानी से। ठीक है, चलिए, वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है। अच्छा, आपको ना डीपीपी 1 और डीपीपी 2 मैंने ना 2 डीपीपी प्रोवाइड किए हैं एक्सियल लोड में, उसमें से डीपीपी 1 तो आप बना लेना, डीपीपी 2 अभी मत बनाना, क्योंकि डीपीपी 2 बनाने के लिए थर्मल स्ट्रेसेस के प्रॉब्लम्स सॉल्व करना जरूरी है। और थर्मल स्ट्रेस के ऊपर एक और लेक्चर अपन लेंगे जिसमें थर्मल स्ट्रेस के बाकी के सारे अलग अलग केसेस के ऊपर मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। ठीक है, तो वो लेक्चर जो है ना कल मैं अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, चलेगा? यस, चलेगा। उस लेक्चर को देखने के बाद ही आप डीपीपी 2 बनाना, उसके पहले डीपीपी 2 मत बनाना, वरना बनेगा नहीं और फिर मेरे को बोलोगे कि सर पढ़ाते नहीं है, सवाल दे देते हैं। ठीक है ना? चलिए चलिए, थैंक यू सो मच। इसके अलावा आप में से किसी को कोई भी दिक्कत हो रही है क्या? क्लासेस वगैरह से रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है? किसी को कोई भी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? बार्क का एग्जाम है, ऑल द बेस्ट मेरे भाई। एफएम कब तक अपलोड होगा? बेटा एफएम की क्लास जैसे ही खत्म होगी ना, वैसे ही पूरा का पूरा लेक्चर मैं अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, जैसे ही फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास खत्म होगी मैं पूरा का पूरा अपलोड करवा दूंगा। ओके, अभी आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे फोकस करो, अभी यार टाइम है, अभी आप लोग इतना हड़बड़ाओ मत। आपके सारे सब्जेक्ट खत्म कराना, अच्छे से खत्म कराना, आपको पूरा पूरा कंटेंट A1 क्वालिटी का प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है, उसको हम पूरा करेंगे, आप उसका टेंशन मत लो। फॉर्मूले याद करने की ट्रिक बेटा इमरान यही है कि आप उसको लिख लिख के याद करो और आप रिपीटेडली उसको रिवाइज करो। कोई ग्रुप बनाए जहां डिस्कस कर सके बैचमेट से। बेटा देखो, ग्रुप्स तो बने हैं लेकिन बैचमेट से डिस्कस करने में ना दिक्कत है।
दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम यह है ना कि आप लोग आपस में एक दूसरे को अगर गलत चीज बताओगे तो फिर हम लोग ना कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन भेजा, उसका किसी ने कोई गलत सोल्यूशन भेजा, और मान लीजिए किसी टीचर ने उसको देखा नहीं, आप सब लोग मान के चलोगे कि वो सोल्यूशन जो है वो सही है ना? आपके कॉन्सेप्ट पूरे खराब हो जाएंगे। मान लीजिए अगर हम लोग गलती से नहीं देख पाए या चेक नहीं कर पाए, तो इसीलिए ना मैं यही कोशिश करता हूं कि ना अगर हम उस ग्रुप में रहें और हम अगर उसको अच्छी तरह से रेक्टिफाई कर सकें तब तो ठीक है, वरना फिर ऐसे ग्रुप का कोई वो नहीं है। अच्छा, एक और चीज, आप ये जो ग्रुप्स की बात कर रहे हो ना, तो हम लोग एक ग्रुप बनाने वाले हैं जिसमें हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे सारे स्टूडेंट्स को, लेकिन उस ग्रुप का एक्सेस आपको तभी मिलेगा जब आप टेस्ट में परफॉर्म करोगे। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने उन स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाने वाले हैं जो कंसिस्टेंट है, जो हार्ड वर्किंग है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो ब्रिलियंट है, मैं बोल रहा हूं जो कंसिस्टेंट है और जो हार्ड वर्किंग है। अगर आप सारे टेस्ट में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करोगे, अगर आपकी अटेंडेंस टेस्ट में अच्छी होगी, तो उसका आपको फायदा मिलेगा। आपको एक तो 1-on-1 गाइडेंस मिलेगा, आपके साथ वेबिनार्स होंगे, आपके साथ डायरेक्ट जूम कॉल पे टीचर्स जुड़ेंगे और आप लोगों को मेंटोरशिप भी प्रोवाइड होगी। लेकिन उसकी शर्त यही है कि आपको वीकली टेस्ट में परफॉर्म करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर बार वीकली टेस्ट में 100 में 100 आने चाहिए, लेकिन आपको सारे वीकली टेस्ट देने हैं और सब में अच्छे से परफॉर्म करना है। हम आपकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, हम आपका हार्डवर्क चेक करेंगे, तब जाके आपको ये एक्सेस मिलेगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो अगर आप लोग अभी तक नहीं कर रहे थे तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अब से आप सीरियस हो जाओ वीकली टेस्ट को लेके, वीकली टेस्ट को सीरियसली देना स्टार्ट करो। देखो, हम यही चाहते हैं कि आप सब लोग वीकली टेस्ट को बहुत सीरियसली लो। यहां वीकली टेस्ट जो है ना, वो खाना पूर्ति के लिए नहीं होता है। यहां आपको सिर्फ दिखाने के लिए नहीं दिया जाता वीकली टेस्ट की देखो हम लोग बोले थे आपको वीकली टेस्ट देंगे तो हम लोग दे रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं है। यहां पे जो भी हो रहा है ना भाई, बहुत सीरियसली हो रहा है, आपके बारे में सोच के हो रहा है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि वीकली टेस्ट में आप लोग सब सीरियसली परफॉर्म करो, आप लोग सब वीकली टेस्ट को बहुत सीरियसली लिया करो। वीकली टेस्ट में आपको पढ़ के आना है, रिवाइज करके आना है, उसके बाद सब्जेक्ट का जो टेस्ट होता है उसमें भी रिवाइज करके पढ़ के अच्छे से दो। ठीक है, तो वीकली टेस्ट में परफॉर्म करना चालू करो, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, आपको एक एलीट ग्रुप में रखा जाएगा, आपको क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा, सारे टीचर्स आपसे 1-on-1 बात करेंगे ताकि आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट दिला सके हम लोग। ओके, फेयर इनफ? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई शक? चलिए, बाकी और भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कभी भी कुछ भी दिक्कत होती है, आप डायरेक्टली मुझे बताइए। क्लास में हम लोग जब भी मिलते हैं आप मुझसे प्रॉब्लम शेयर कीजिए, डिस्कस कीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स हम लोग दूर करेंगे। देखिए, हमारा ना इस प्लेटफॉर्म में एक और एकमात्र यही लक्ष्य है कि आप लोगों को हम लोग बेस्ट पॉसिबल प्रिपरेशन करवाएं, आप लोगों को बेस्ट पॉसिबल कंटेंट मिले, बेस्ट पॉसिबल शेड्यूल बने, आपको सब कुछ बेस्ट पॉसिबल मिले। ठीक है, बाकी हम लोगों को आपसे और कुछ नहीं चाहिए, बस ईमानदारी से अपना काम करते जाओ। हम ये नहीं बोलते हैं कि आप लोग सब AIR 1 लेके आ जाओ, हमको नहीं चाहिए भाई। हम यही चाहते हैं कि हमारे सारे स्टूडेंट कल को जो है ना अच्छी जगहों पे रहें, अच्छा काम करें और याद करें हम लोगों को। आपकी सफलता में अगर हम लोगों का इतना सा भी श्रेय हो ना, तो बस हमारे लिए उतना काफी है। ओके, बाकी जब हम लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े थे तो इसी लक्ष्य के साथ जुड़े थे। ठीक है, और यही लक्ष्य हमारा आज भी है और कल भी रहेगा और हमेशा रहेगा कि आप लोग अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। इस बार आपके कुछ सीनियर्स ऐसे हैं जिन लोगों ने हम लोगों से बस YouTube में पढ़ाई की थी, जिन लोगों ने हम लोगों का बस टेस्ट सीरीज यूज किया था, जिन लोगों ने हम लोगों का बस गेटोपीडिया नोट्स यूज किए थे, और उसके बाद भी उन लोग आज की डेट में अपने सक्सेस में ना हम लोगों को श्रेय देते हैं, और वो चीज हम लोगों को बहुत अच्छी लगी। हम लोगों को जब इन लोगों ने कांटेक्ट किया, आपको पता है हम लोगों ने अभी टॉप रैंकर्स के जितने भी इंटरव्यू करवाए, किसी भी एक रैंकर को हम लोगों ने खुद से नहीं एक बार भी अप्रोच किया। हमने किसी को भी नहीं बोला कि चलो आओ यार और इंटरव्यू करते हैं, हमने किसी को कॉल नहीं लगाया। सब लोगों ने खुद से सामने से आके अपना रिजल्ट शेयर किया, सब लोगों ने सामने से हम लोगों को बोला
कि सर हम लोगों को इंटरव्यू करना है और हम लोग ये सबका श्रेय आप इंटरव्यूज देख लीजिए, आप इंटरव्यूज देख लीजिए, सबने जेन्युइनली बोला है, किसी को भी जबरदस्ती बोला नहीं गया है कि आप बोलो हम लोगों से पढ़े थे, आप बोलो हम लोगों का ये यूज किया था वो यूज किया था, सबने जेन्युइनली बोला है। और वही चीज हम लोगों को चाहिए, उससे ज्यादा हम लोगों को चाहिए भी नहीं। हम नहीं बोल रहे हैं कि भाई हम लोगों को सब AIR-1 लेकर आओ ताकि हम लोगों का बहुत नाम हो, ये वो नहीं भैया, आप अपने लेवल पे बहुत अच्छा करो। और मैं आपको बता दूं भाई, ये ना जो लोग ना एक बहुत ही मिसकंसेप्शन बना के रखे हैं, एक बहुत नेगेटिव एनर्जी फैला के रखे हैं ना, सब लोग बोलते हैं कि यार गेट में है ना बहुत टफ कंपटीशन है यार, इससे अच्छा तो ये कर ले, बैंकिंग का फॉर्म भर दे, ये कर दे वो कर दे, उसमें ज्यादा चांस है। भाई अगर आज की डेट में आप देखोगे ना, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिससे आपका कुछ अच्छा हो सकता है, उसमें सबसे कम कंपटीशन गेट में है। इससे कुछ साल पहले, आज से 3-4 साल पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत कंपटीशन था, अब तो कितना कम हो गया है भाई, कितना कम हो गया है कंपटीशन। आज की डेट में अगर आपने 50 मार्क्स भी लेके आए, 50 मार्क्स, मैं आपको यह भी नहीं बोल रहा हूं कि भाई टॉप 100 टॉप 200 रैंक लेके आओ, 80-90 मार्क्स लेके आओ, सिर्फ 50+ मार्क्स लेके आ जाओगे ना, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं। आपको अच्छे IIT में अच्छे ब्रांच से एमटेक करवा सकते हैं हम लोग, आपको सिर्फ 50+ मार्क्स लेकर आने। और यह भी एक मिसकंसेप्शन है बच्चों के मन में कि ना IIT से एमटेक करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, एमटेक से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको भाई मेरे एक स्टूडेंट से मिलवाऊंगा, अभी कुछ दिनों में मैं उससे है ना आप लोगों का 1-on-1 इंटरेक्शन करवाने वाला हूं, ठीक है? आप लोग चाहते हो? देखो मैं है ना इस चीज पे विश्वास करता हूं, मैं आप लोगों के सामने AIR-1 AIR-2 लोगों को नहीं लेके आना चाहता, ठीक है? मैं आपके सामने ऐसे एग्जाम्पल्स लेके आऊंगा ना कि मतलब जिन लोगों ने सोचा भी नहीं था जिंदगी में और वो लोग कितना अच्छा कर गए अपनी लाइफ में, उनको कोई बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं ये किसी को भी नहीं बोलता कि सबको AIR-100 लेके आना है, आप बस 50+ मार्क्स लेके आओ। उस बंदे का मैं आपको कहानी बताता हूं। उस बंदे ने गेट जो है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, उसको NIT सूरत मिला, NIT सूरत में भी इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच, वहां से उसने एमटेक किया। एमटेक करने के बाद उसकी जॉब लगी टाटा टेक्नोलॉजीज में, कुछ 4-4.5 लाख का पैकेज था, लेकिन फिर वो वहां पे भी जाके है ना दूसरी कंपनियों में अप्लाई करता रहा। 6 महीने के अंदर अंदर उसका जनरल इलेक्ट्रिक में, वो भी एरोस्पेस विंग में सिलेक्शन हुआ है भाई। आज की डेट में उसकी 10-10.5 लाख कुछ पैकेज है। NIT से एमटेक किया इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच में और साल भर के अंदर 10 लाख का पैकेज, सोचो। और कोई बहुत मतलब 30 मार्क का रैंक नहीं आई थी उसकी, 3-4 हजार 5,000 कुछ रैंक आई थी। इतना तो लेके आ सकते हो ना, आपको में इतना कॉन्फिडेंस तो है ना, इतना तो कर लोगे कि आपको लग रहा है कि आप 3-4 हजार रैंक भी नहीं लेके आ सकते। आपको बस 50+ रैंक मार्क्स लेके आने हैं भाई, बस 50 मार्क्स। और 50 मार्क्स लाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आप सीरियसली क्लासेस कर लो, सारे DPPs लगा लो, सारे टेस्ट ढंग से दे लो और PYQs कर लो, बस। आपको कोई तीसरी बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। आप बस क्लास में जो करवाया जा रहा है और आपको जो हम लोग क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं, बस वो ईमानदारी के साथ कर लो। आपके 50+ मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता, और 50+ मार्क्स आए, मैं आपको गाइड करूंगा पर्सनली, आपका बहुत अच्छे IIT में एक बहुत अच्छी ब्रांच में हो जाए। और आपका एमटेक अगर आपने ढंग से कर लिया ना, तो मेरे भाई स्काई इज द लिमिट। अच्छी अच्छी कंपनियां आती हैं यार। ये पता नहीं कौन लोग हैं यार जिन लोगों ने ये फालतू की अफवाह फैला। आपने भी शायद क्लास में आप अपने दोस्तों से सुना होगा ना, एमटेक करके कुछ नहीं होता। भाई मैं आपको ऐसे ऐसे लोगों का एग्जाम्पल दूंगा ना जिन लोगों ने NIT से एमटेक किया है और आज की डेट में 10-10, 12-12, 15-15 लाख का पैकेज है यार उनका। आप में स्किल होना चाहिए ना यार, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप में टैलेंट होना चाहिए। अगर आप में नॉलेज है और अगर आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो ना, तो फिर आप अच्छा कर लोगे, बहुत अच्छा कर लोगे। जो नहीं कर पा रहे हैं, या तो उनमें टैलेंट नहीं होगा, या तो फिर उनको कोई ढंग से गाइडेंस नहीं मिला होगा। अगर टैलेंट है और गाइडेंस है तो भाई आप बहुत अच्छा कर सकते हो। एमटेक कोई ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है यार, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, उससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपको पता तो हो, आपको सही गाइडेंस तो मिले, आप सही डायरेक्शन में तो जाओ, वो सब हम प्रोवाइड करेंगे।
आपको बस गेट में भाई 50+ मार्क्स लेके आ जाने हैं। तो इसीलिए भाई कभी भी गिव अप करने का मत सोचना, बहुत आसान है यार गेट से जॉब लगाना, बहुत आसान है, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत आसान है। अगर आप कैट दोगे, अगर आप यूपीएससी दोगे, अगर आप बैंकिंग का एग्जाम दोगे ना, वहां बहुत टफ कंपटीशन है, यहां बहुत कम कंपटीशन है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, चलिए, तो बेटा आपको कभी भी लगे अगर कि आप नहीं कर पा रहे हो, एक बार बस मुझसे बात कर लेना, मैं आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दूंगा ना। और अभी हम लोग चालू करने वाले हैं, आप लोगों को सारे रैंकर्स के साथ बात करवाने वाले, ओके। तो बाकी के जो टीचर है वो तो टॉप रैंकर लेके आएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को ऐसे लोगों से मिलवाऊं 3000, 4000, 5000 रैंक लाके, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा किया है ना। आपको दोनों तरफ की कहानी पता चलनी चाहिए ना यार। जो टॉप रैंकर है उसको तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, वो तो फिक्स है, लेकिन जो 3-4 हजार 5,000 रैंक वाले हैं ना, उनको कैसे कुछ मिला, उन्होंने क्या किया, वो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं भाई। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। ओके, चलो, बाय बाय, टेक केयर। खूब पढ़ो यार, खूब पढ़ो, खूब परफॉर्म करो, बस क्लासेस में ध्यान दे दो, और क्लास में जो मिल रहा है ना आपको, हम लोग जो मिल रहे दे रहे हैं ना, बस उस पर फोकस करो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच।